हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का शुरू करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्टिंग होगी और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर मेटल है तो कोई भी आप कंसीडर करें कि ये कोई मेटेलिक सीट है और मेटल अगर है तो इसकी प्रॉपर्टी ही होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग रैंडमली। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि विद इन द मेटल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, वो भी रेंडमली, एंड दे हैव कोलिजन्स विद द आयंस ड्यू टू विच देयर डायरेक्शंस विल चेंज, बट द कोलिजन विल बी परफेक्टली इलास्टिक. So the speed with which they will collide will bounce with the same velocity. तो हम लोग यहाँ ये डिस्कस करते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप ये समझिए कि कोई छत है और उसमें बाउंड्री नहीं है और आप लोग बाल से खेल रहे हैं और एक बार मोमेंटम से बाल की अगर और नीचे सब इधर उधर बाहर मतलब मैदान है, ऐसा सोचो। जैसे अभी जो फ्लाइट का जो एक्सीडेंट हुआ तो टेबल टॉप था, उसमें सीधा आगे निकल गया, आगे खाई थी। तो आप ऐसा कुछ एज्यूम करिए कि आप वहां खेल रहे हैं। अब वो जो फ्लाइट थी वो क्यों रनवे छोड़ करके बाहर खाई में गिर गया जाके? क्योंकि उसके पास स्पीड थी, मोमेंटम था। ऐसे ही थोड़ा कल्पना करिए कि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन के पास भी स्पीड है तो कभी ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन पता लगा मेटल को छोड़ के बाहर निकल गया और इसके पास मोमेंटम था, स्पीड थी और ये निकल के बाहर हो गया और धीरे धीरे पता लगा सारे ही इलेक्ट्रॉन निकल गए। धीरे धीरे सारे ही इलेक्ट्रॉन निकल गए। जैसे पता लगा ऑनलाइन क्लास हो रही है, स्कूल से ज्यादा है, अटेंडेंस लगा के आप लोग धीरे धीरे निकल गए, 1 by 1 करते हैं ऐसा। तो यहां जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं विद इन द मेटल वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, हमें पता है। पहली चीज मेटल है, मेटेलिक कोई सीट कंसीडर किया है तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जरूर होंगे एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर एंड देयर विद इन द मेटल रेंडमली। हम कह रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मेटल पे इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पर आ रहा हो और पता लगा ये बाहर निकल गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। तो हम अगर आपसे पूछें कि ये बाहर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलते, जैसे हमने कहा टेबल टॉप पर था, रनवे पर आया हवाई जहाज और वो रनवे क्रॉस करके आगे बाहर खाई में जानबूझ के तो गिरा नहीं होगा कि पायलट जाकर के जान दे दे। वो तो इसलिए गिरा कि उसके पास मोमेंटम था, स्पीड थी, आगे रनवे नहीं है, खाई है, वहीं जाके गिर गया। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आ जाने चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं आते। अब उसका मैं आपसे अगर रीजन पूछूं कि क्या रीजन हो सकता है, तो इसका बेसिक जो रीजन है, जो आपका आंसर होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो सवाल यह है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, क्यों डेवलप होती है, क्यों जरूरी होती है? तो हम यहाँ ये कहते हैं विद इन द मेटल जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहां से इधर, तब तक कोई भी उस पर चार्ज नहीं होगा। बट एज सून एज इलेक्ट्रॉन लीव्स दिस मेटेलिक सरफेस द पॉजिटिव चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड। जहां से जैसे ही एज सून एज इलेक्ट्रॉन लीव्स द मेटल, छोड़ते हैं, मोमेंटम होता है तो बाहर जाते हैं, बट एज सून एज दे मूव away from metallic sheet, a positive charge is produced, and due to this positive charge
देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर होती है। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज Q1 Q2 है। तो ये यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स प्रोड्यूस करेगी, तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। एंड द मिनिमम एनर्जी क्या, एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव अवे फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग वर्क फंक्शन डिफाइन करेंगे। मिनिमम एनर्जी टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, क्या, मिनिमम एनर्जी टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस is called वर्क फंक्शन, या हम इसे कह सकते हैं, या तो वर्क फंक्शन कह सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन विद इन द मेटल तो मूव कर सकता है, बट इट कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। व्हाई इट कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस? Because as soon as electron leaves metallic surface, positive charge will be produced, and due to this positive charge and electron, there will be attractive, we can say potential energy, and due to this potential energy, force will be produced on the electron, and electron will return back to the metallic surface. And the minimum energy, अगर जो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा है। अगर कहीं एनी हाउ हम इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड कर दें, देन द इलेक्ट्रॉन विल मूव अवे फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। और ये मेटेलिक शीट को हम दो तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर दें, इसको आप डायरेक्टली हीट एनर्जी सप्लाई कर दें, और जब हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे माने आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे, तो जो एनर्जी होगी वो अमंग द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो इफ द एनर्जी obtained by the electron due to heating is more than the threshold energy, then electron will move away from the metallic surface, and this process is called thermionic emission. अगर किसी मेटेलिक शीट को हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड ड्यू टू हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी विच इज मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी आर वर्क फंक्शन, then the electron will move away from metallic surface. This process is called क्या, थर्माइनिक इमिशन। और आप जानते हैं जैसे विंटर्स में आप ये हो सकता है आप हीटर पर हाथ रख करके उसको अपनी एनर्जी ले सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये भी तरीका है कि आप धूप में चले जाएं विटामिन डी लेने के लिए, तो तब भी जो है आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब भी आपको एनर्जी मिलती है। तो यहां पर अगर हम डायरेक्टली इसको हीट एनर्जी ना प्रोवाइड करके, एनी हाउ इफ लाइट रेडिएशंस, इफ वी अलाउ लाइट रेडिएशंस टू स्ट्राइक दिस मेटेलिक सरफेस, if we allow light radiations to strike this metallic surface, then in this case also electron will gain energy, and if this energy is more than the threshold energy, then the electrons will emit out of the metallic surface, and this event is called photoelectric effect. So what is photoelectric effect? कि इफ, यहां एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। इफ
लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन भी कर दूंगा। इफ लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल एनर्जी, क्या, इफ लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल एनर्जी, इफ लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, नॉट एनर्जी, क्या, इफ लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी strike a metallic surface, then the electrons will emit out of the metallic surface. This event is called photoelectric effect. This event is called photoelectric effect. यहां पर हम photoelectric effect को डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे? emission of electrons from metallic surface when light radiations of suitable frequency strike on it। क्या हमने क्या लिखा है? अगर ये पढ़ने में आ रहा हो थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस लेक्चर को मैं YouTube पर भी डाल दूंगा। इसको मंडे नाइट ऑनवर्ड आपको ये YouTube लेक्चर पर भी मिल जाएगा, तो आप इसे देख भी सकेंगे। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सरफेस व्हेन लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट इज कॉल्ड, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड क्या, emission of electrons from metallic surface when light radiations of suitable frequency strike on it is called photoelectric effect। तो ये तो इसकी डिफिनीशन थी कि हाउ वी कैन डिफाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बहुत बड़ी इवेंट है। इस इवेंट से ही हाइजेंस वेव थ्योरी, मतलब हाइजेंस वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है। But Huygens wave theory fails to explain photoelectric effect, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही लाइट का पार्टिकल नेचर इंट्रोड्यूस किया गया है। आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला है वो इसी बात के लिए मिला है, E इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर उनका ज़्यादा फेमस है, लेकिन जो नोबेल प्राइज मिला है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मिला है। और आइंस्टीन ने इसको पार्टिकल नेचर, क्वांटम थ्योरी लेकर के इसको एक्सप्लेन किया है। ये भी हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम बस ये बात करते हैं कि व्हाई हाइजेंस वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं अब आगे बढ़ूंगा। इसमें मेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिफिनीशन है, वर्क फंक्शन है, और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे how Huygens wave theory fails to explain photoelectric effect। हम लोग अब बात करेंगे फेलियर ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी कि क्यों, व्हाई हाइजेंस वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
failure of Huygens wave theory, failure of Huygens wave theory to explain photoelectric effect, क्या photoelectric effect, to explain photoelectric effect। तो एक तो इसके मेन दो पॉइंट्स हैं कि हाइगेंस वेव थ्योरी क्यों फेल हो जाती है टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी आर वी कैन से वेव नेचर ऑफ लाइट, light travels in the form of waves, and when wave propagate, then energy is transmitted from one place to another place without actual movement of medium particles। तो जो वेव थ्योरी है और ईथर को उन्होंने यूनिवर्सल मीडियम माना हाइगेंस ने, और इससे इन्होंने एक्सप्लेन किया हाइगेंस थ्योरी को। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी कि जब लाइट रेडिएशंस स्ट्राइक करेंगे, और जब लाइट रेडिएशंस स्ट्राइक करेंगे तो एनर्जी अमंग इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट होने में कुछ तो टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए अभी एकाएक जो है सोने के सिक्के की बरसात होने लगी, तो पब्लिक क्या इतनी धैर्यवान है कि सब पता लगा दो ही सिक्का कोई ले या एक ही सिक्का ले जो बताया जाए और जब रख के चल दे, तो उसमें तो मार्केट मच जाएगा। कोई 4 लेगा, कोई 6 लेगा, कोई 10 लेने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या इलेक्ट्रॉन जब लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसको जब एनर्जी अमंग द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तक थोड़ा बहुत टाइम लैग होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी देयर मस्ट बी सम टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटेलिक सरफेस and emission of photoelectrons. There must be time lag, but such time lag is not observed practically. Practically it is observed that as soon as light strikes the metallic surface, photoelectrons are emitted. तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाइगेंस थ्योरी। अभी हम बात करेंगे कि आइंस्टीन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, बल्कि साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि आइंस्टीन ने, अभी हम लोग जब आगे बात करेंगे आइंस्टीन्स जो एक्सप्लेनेशन होगा, साथ ही साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्यों फेल हुआ और ये क्यों पास हुए। कि आइंस्टीन ने ये एज्यूम किया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, क्वांटम थ्योरी अप्लाई किया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट। द एनर्जी ऑफ वन पैकेट इज कॉल्ड फोटॉन, या वन पैकेट इज नोन एज फोटॉन। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन था कि जो एक पार्टिकल जब लाइट रेडिएशन से स्ट्राइक करती है तो वन पार्टिकल गिव्स इट टोटल एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन, और इसको इन्होंने एनर्जी ऑफ वन फोटॉन वो E इज इक्वल टू एच न्यू। अभी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखेंगे, उसमें पॉइंट क्लियर होगा कि आइंस्टीन ने जो एज्यूम किया वो पार्टिकल नेचर एज्यूम किया लाइट का, और पार्टिकल नेचर है तो मींस लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट, एंड एनर्जी ऑफ वन पैकेट is given as E is equal to h nu, where nu is frequency
एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, फिक्स होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो इनका ये कहना था जैसे कोई रिले रेस हो रही है और 4x100 की है, तो आप जानते हैं अगर आपकी कई हाउस हैं या कई कंट्री हैं, तो एक कंट्री का अपना वो फ्लैग लेके चल रहा है, 100 दौड़ेगा, उसके बाद अगला 100 दौड़ेगा, अगले पर्सन बदल जाएंगे। तो जब वो फ्लैग लेके जाता है तो जिसको वो देना चाह रहा है वो भी जानता है हमें देंगे, और जिसको जो 100 मीटर दौड़ के आया है उसको भी ये पता है हमें किसे देंगे। तो वहां टाइम लैग नहीं होता, दौड़ के आया 100, तुरंत फ्लैग दिया, दूसरा भागा, वहां पर टाइम लैग नहीं है। इसी तरह से फोटॉन के पास एनर्जी आई, उसने सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, उसको भी पता है हमें इसको देना है। जैसे कोई आदमी सर्विस करता है और उसको ये पता लगता है कि अपनी सैलरी जाना है और अपने घर में देना है। अब वो अगर उसे ये ना पता हो कि हमें अपने घर में देना पूरा मोहल्ले में कहीं, तो अब वो टाइम लैग तो हो ही जाएगा कि कहाँ दें, किसके वहां कौन ज्यादा अच्छा घर है उसमें जाके अपनी सैलरी फेंक दे जाके। तो उसे मालूम होता है हमें कहाँ जाना, तो यहाँ टाइम लैग नहीं है। एक कोई फोटॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेता है, उसका कुछ पार्ट, ए पार्ट ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द फोटॉन will be utilized as work function and the balance will be converted in the form of kinetic energy Kmax। तो अब क्या है, जो एनर्जी यहां फोटॉन की है, एक तो हमने डिफिनेशन में लिखा था कि आपको याद होगा, थोड़ा सा दोनों पैरेलल पढ़ रहे हैं जिससे आपके माइंड में सारी चीजें आ जाए, फिर आप खुद नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं भी लिखवा दूंगा कि हाइगेंस क्यों फेल हुए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी द वेव इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव की डिफिनेशन ही यही है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम which carries energy from one place to another place। और हाइगेंस ने यहाँ ईथर यूनिवर्सल मीडियम लिया, क्योंकि लाइट तो वैक्यूम में कैसे चलेगी अगर नहीं मानेंगे ईथर। तो यहाँ आप ये देखिए, वहां चूंकि एनर्जी जा रही है, अब एनर्जी जैसे ही मेटल पर स्ट्राइक करेगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगेगा, तो देयर मस्ट बी सम टाइम लैग बिटवीन इमिशन ऑफ photoelectrons and striking of light radiations, but such time lag is not observed, so Huygens wave theory fails to explain। और इसको आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया कि इन्होंने क्वांटम थ्योरी अप्लाई किया, एंड ही आर्ग्यूड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एंड वन फोटॉन गिव्स इट्स टोटल एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं रेस्ट मास फोटॉन का 0 होता है, एनर्जी ही है, टोटल एनर्जी दिया, उसका एग्जिस्टेंस खत्म। तो उस केस में जैसे टोटल एनर्जी जो उसकी थी E क्या होगा, h न्यू, और वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन हम h न्यू नॉट लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h न्यू नॉट। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और प्लस क्या होगा, के मैक्स। और इसीलिए जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखाए थे तो उसमें ये लिखाए थे कि व्हेन लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल का मतलब ये था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट म्यू मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ nu is less than nu naught, photo electric effect will not be observed। Photoelectric effect will not be observed if frequency of इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हम डेफिनेशन में डिस्कस किए हैं कि व्हेन लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ए मेटेलिक सरफेस, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब
द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन इक्वल। तब जो होगा कि ये जो एनर्जी होगी ये वर्क फंक्शन से थोड़ी ज्यादा होगी, वो एनर्जी ये के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी से मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो यहां पर ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, फेलियर ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। जब ये समझेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स वेव थ्योरी light travels in the form of wave, therefore when light radiations strike a metallic surface, when light radiations strike a metallic surface, then this energy will be distributed among electrons, among free electrons, consequently there must be some time lag between emission of photoelectrons and striking of light radiations. क्या कि according to Huygens wave theory, light travels in the form of wave. Therefore, when light radiations strike a metallic surface, then this energy will be distributed among free electrons. Consequently, there must be some time lag between emission of photoelectrons and striking of light radiation. But practically such time lag is not observed, but such time lag is practically such time lag is not observed. This is the reason why Huygens wave theory fails to explain photoelectric effect. और इसको कितना खूबसूरती से इन्होंने एक्सप्लेन किया है आइंस्टीन ने, कि आइंस्टीन ने इसका पार्टिकल नेचर माना और ये माना लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ सम क्वांटम, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, in the form of small energy packet. One energy packet is known as photon, and the energy of one photon will be given by E is equal to h nu, where nu is the frequency of incident light and h is Planck's constant और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होती है। आप प्रॉपर यूनिट के साथ लिखिएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि जब यहां पर लाइट रेडिएशन से स्ट्राइक करेंगे तो उसका कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में यूज होगा और बाकी का पार्ट
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा एंड विद दैट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। और इसमें एक चीज है कि अगर फोटोइलेक्ट्रिक ऑब्जर्व होगा तो इसकी ज्यादा होगी या इक्वल होगी, इक्वल होगा तब भी वो सरफेस तक तो आ जाएगी। और लेकिन इफ एनी हाउ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व। तो ये तो इन्होंने एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, उसको मैं फिर बता रहा हूं। आइंस्टीन जो पार्टिकल नेचर बताया तो कि एक फोटॉन को पता है हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना है तो टाइम लैग नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रिले रेस में 4x100 में 100 मीटर एक पार्टिसिपेंट 100 मीटर दौड़ के आता है तो उसे पता होता है हमें फ्लैग अपनी कंट्री के पर्सन को देना है, तो वहां से दूसरा 100 मीटर दौड़, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से पूरा रिले रेस होती है। तो वहां पर लेकिन अगर जब वो रिले रेस पर जा रहा है, वहां पर पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे खड़े हैं और वो वहां सोचे कौन सा सुंदर है उसको मैं दे दूं फ्लैग, तो फिर उसमें टाइम लैग हो जाएगा। टाइम लैग तभी नहीं होगा कि आप बिल्कुल डिसाइडेड हैं कि हमें इसको देना है। वही चीज यहां पर भी है कि फोटॉन आता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपना एनर्जी दिया और खत्म, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को जो वर्क फंक्शन चाहिए था, द मिनिमम एनर्जी टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन, और बाकी Kmax में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। तो इन दिस वे आइंस्टीन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और सेकेंड इनकी प्रॉब्लम क्या थी हाइगेन्स वेव थ्योरी की? हाइगेन्स वेव थ्योरी की सेकेंड प्रॉब्लम ये थी, उसको भी उन्होंने किया है कि अकॉर्डिंग टू, मैं सेकेंड पॉइंट पर अब आ रहा हूं, इनके फेल्योर पर आ रहा हूं। इसका मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले लिए थे और वैसे भी बेटा स्कूल के जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि इसको वीडियो लेक्चर भी ये यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसका मैं वीडियो लेक्चर भी डाल दूंगा तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट ये था कि क्यों ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अकॉर्डिंग टू Huygens wave theory, intensity of light is equal to energy floating per unit area per unit time। तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी फ्लोटिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी ही चाहिए होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए। तो अगर कहीं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, क्या अगर मान लीजिए इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी and we increase the intensity, means we are increasing the energy, so there must be photoelectric effect, but below a certain frequency photoelectric effect is not observed whatever be the value of intensity of incident light। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना है। आपका जो वेव नेचर है, वेव नेचर से एनर्जी, इंटेंसिटी इज एनर्जी फ्लोटिंग पर एरिया पर टाइम। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी से इसमें लेना देना क्या है? तो यहां पर अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स वेव थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू द एनर्जी फ्लोटिंग पर एरिया पर टाइम एंड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बिलो a certain frequency photoelectric effect
is not observed and it is observed that below a certain frequency photoelectric effect does not take place. ऐसे लिख सकते हैं, does not take place whatever be the value of intensity of इंसिडेंट लाइट। इस पॉइंट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर हम कहते हैं कि इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी फ्लोटिंग पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम और लाइट रेडिएशन से स्ट्राइक करते हैं, और जब लाइट रेडिएशन से स्ट्राइक कर रहे हैं और लाइट रेडिएशन से आप जान रहे हैं एनर्जी है, तो फ्रीक्वेंसी से लेना देना ही क्या है अगर आप वेव नेचर मान रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसको भी बहुत खूबसूरती से आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। और आइंस्टीन का ये कहना था कि चूंकि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है तो लाइट रेडिएशन से स्ट्राइक करते हैं, और लाइट क्या है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। वन एनर्जी पैकेट क्या है, फोटान है। तो यहां पर आप ये देखिए, इस अगर यही पॉइंट है यहां पर, if frequency of incident light is less than the threshold frequency, मतलब कि h is less than nu is less than nu naught, means h nu is less than h nu naught, और h nu है क्या, एनर्जी possessed by photon, और h nu naught क्या है, वर्क फंक्शन। तो if energy of photon is less than work function, if energy of photon is less than work function, how photoelectric effect can take place? वही कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो जब आपकी जो एनर्जी है फोटॉन की, एनर्जी रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से, एंड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, means energy of one photon is less than energy required for emission of electron, that is work function, threshold energy। तो ये दोनों पॉइंट आइंस्टीन ने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किए, और जबकि इसमें ये पॉइंट हाइजेंस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या कि एक तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन तो मैंने इसी में कर दिया है, उसको आप लिख सकते हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद डिफरेंट ग्राफ्स हैं जो कि आईआईटी वगैरह में, कंपटीशन में, नीट वगैरह में काफ़ी आए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।